नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ मिनरल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष सौरभ सिंह जी से। सौरभ सिंह जी मल्टीपल काम करने वाले नेता हैं। आंकड़ों में उनकी बाजीगरी है, बहुत अच्छी मॉनिटरिंग करते हैं और भाजपा नेता के तौर पर उनका काम रिकॉग्नाइज है, सभी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। विधायक भी रहे भाजपा से, लेकिन इस बार जब भाजपा की लहर चली तो हालांकि उनको पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन संगठन के लिए अभी भी वो बहुत जबरदस्त तरीके से काम करने वाले नेता के तौर पर है। बंगाल विजय में उनका जो उनकी मॉनिटरिंग है, जो उनके आंकड़े हैं, उनके जो काम है, वो बहुत जबरदस्त रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो हमने भी सोचा कि मल्टीपल नॉलेज वाले व्यक्ति हैं, उनसे चर्चा की जाए विभिन्न विषयों पर कि क्या कुछ छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर देश में इस वक्त चल रहा है, कैसे वो देख रहे हैं। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ जी, बहुत सारे विषय हैं यहाँ पर। मैं छत्तीसगढ़ से पहले छत्तीसगढ़ से बाहर से चालू करता हूं, क्योंकि बंगाल विजय अभी आप लोगों को बहुत शानदार मिली और आप भी वहां पर मौजूद थे, लंबा काम किया। 2-3 पॉइंट मैं पूछूं तो क्या आपको लगता है कि कैसे बंगाल की जनता के मन को आप लोगों ने बदला? क्या स्ट्रेटजी काम आई? किस तरीके का माहौल रहा? वहाँ 3 चीजें थी। सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चर्चा संघ और भारतीय जनता पार्टी लगातार करता आया है, उसकी सारी पृष्ठभूमि बंगाल की है। चाहे महर्षि अरविंदो को बोलें, चाहे विवेकानंद जी को बोलें, चाहे आप आनंद मठ में बंकिम चंद्र जी को बोलें, वो सारी जो पृष्ठभूमि है वो सारी पृष्ठभूमि बंगाल से है। पर धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेजों के पदार्पण के बाद और उसके बाद कांग्रेस और कम्युनिस्ट के शासन के बाद ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो विचारधारा थी, वो विचारधारा बहुत ज्यादा धूमिल हो गई थी। वहां पर लेफ्ट की विचारधारा, फिर कम्युनिस्ट पार्टी का रीजनलिज्म मैं बोलूं अगर, तो वो बहुत भारी हो गया था वहां पर धीरे से उन्होंने रियलाइज किया, बंगाल की जनता ने, कि जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो बात कर रही है, ये सही राष्ट्रवाद है। एक चीज थी, और उसका जो भी पदार्पण था, जो भी उसका सिस्टम था, वो बंगाल से चालू होता था। एक कारण ये था। तो उन्होंने धीरे से वो जो सोच थी उस सोच को अडॉप्ट किया। दूसरी चीज ये थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 12 साल में अभूतपूर्व इस देश में काम किया है, जितने लोग बंगाल में रहते हैं उससे ज्यादा बंगाली बोलने वाले लोग भारत के अन्य राज्यों में रहते हैं और विदेश में भी रहते हैं। उन्होंने इस चीज को रियलाइज कराया कि अन्य जगह जिस ढंग से विकास हो रहा है, वही विकास का हक बंगाल का भी है। इसलिए उनका मानना था कि डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए। वो प्रधानमंत्री जी का जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व से आकर्षित होकर बंगाल की जनता ने एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। तीसरी चीज ये थी कि वहां पर एक भय और आतंक का बहुत बड़ा वातावरण था। भय और आतंक के वातावरण को दूर करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्टता से इस बात को कहा कि भाई, किसी तरह का डर और भय नहीं चलेगा। डर और भय के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, टीएमसी को, गुंडों को ठीक करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। आप जाइए और वोट करिए। उससे हमारे कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ा। उसके साथ साथ जो आम मतदाता था, उसको ये रियलाइज हुआ कि इलेक्शन कमीशन और जो फोर्सेज हैं वो निष्पक्ष चुनाव करवाना चाहती हैं, और ऐसा हुआ भी। आप वोटिंग परसेंटेज में इस चीज को देख सकते हैं। और उसके बाद तीसरी जो चीज थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो, चूंकि वो छत्तीसगढ़ में काम किए हैं, आप भी उनसे परिचित हैं, तो उनकी जो संगठन शैली है काम करने की, जो वो लोकप्रिय संगठन में काम करते हैं, वो संगठन शैली का भी काम लंबे समय से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद उन्होंने बंगाल को टारगेट लेकर काम चालू कर दिया था। उस करके ये सारे चीजों का जो कॉम्बिनेशन था, उस कॉम्बिनेशन, और वहां के जो हमारे कार्यकर्ता थे, उन कार्यकर्ताओं ने इस बार डू और डाई मान लिया था। क्योंकि इतनी बड़ी वहां पर खंदक की लड़ाई थी, कार्यकर्ताओं ने भी अपनी अंतिम लड़ाई मानकर, चाहे वो ऊपर के नेता जो आज हमारे मुख्यमंत्री हैं, तब नेता प्रतिपक्ष होते थे, शुभेंदु अधिकारी जी, उनसे लेकर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष स्वामी भट्टाचार्य जी से लेकर सारे जो हमारे सांसद, विधायक, जो भी नेता थे, बूथ के कार्यकर्ता तक, उन्होंने अपनी अंतिम लड़ाई मानकर चुनाव लड़ा। इन सारे कॉम्बिनेशन के तहत वहां पर जीत हुई। निश्चित तौर पे वहां पर भय था, आतंक था, भ्रष्टाचार था। भय आतंक का जिक्र जो बार बार आ रहा है, आप भी वहां काम कर रहे थे, क्या आपने भी फील किया? भय था उनका, खुलेआम वो धमकी देते थे।
नीचे से लेकर ऊपर तक के कार्यकर्ता लोग को, हमको भी धमकी मिली और लोगों को भी धमकी मिली। मैंने अभिषेक बनर्जी जी का राष्ट्र के गृह मंत्री जी को धमकी देना, ये बोलना कि 12 बजे के बाद आप 4 तारीख को रह के यहाँ बताइएगा, ये धमकी, तो जब ऐसी धमकी हो रही है तो प्रजातंत्र धमकी से नहीं चलता। हमने वहां पर लोगों को बोला कि भाई इस तरह की धमकी थोड़ी चलेगी, तो वो धमकी का एक वातावरण बनाकर उन लोगों का था। उनका जो पूरा चुनाव का मैनेजमेंट का मॉडल था, वो चुनाव मैनेजमेंट से जीतते थे। मैनेजमेंट से ऐसे जीतते थे कि उन्होंने धमकी देना लोगों को, पोलिंग बूथ का मैनेजमेंट करना, फर्जी वोट डालना, यही उनका चुनाव का मैनेजमेंट था। जो एसआईआर का इतना बड़ा नैरेटिव उन्होंने खड़ा किया, एसआईआर हो गया, एसआईआर हो गया। एसआईआर में कुछ नहीं हुआ। एसआईआर में क्या हुआ? एसआईआर में तो उनकी सरकार थी। जो एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ्स के मतदाता बनाए, उनने बनाए। इम्यूनरेशन उन्होंने किया, उनकी सरकार थी। धारा 7 पे नहीं कटा है वहां पर वोट। जो मतदाता सूची में 3 तरह से वोट कटता है एसआईआर में, उसमें से एसआईआर में धारा 7 से नहीं कटा है वोट। मैक्सिमम जो वोट कटा है इम्यूनरेशन में, लोगों ने आके आवेदन ही नहीं लगाया, लोग थे ही नहीं वहां पर। दूसरा, जो उनके जो ऑफिसर्स थे वहां पर, उन्होंने जो लिस्ट बनाई एब्सेंट की, ए की, शिफ्टेड की और डेथ की, उन्होंने लिस्ट बनाई। जब ये लिस्ट के बाद सफाई हुई तो जो मरा हुआ मतदाता का वोट डाल देते थे, वो शिफ्टेड मतदाता का वोट डाल देते थे, वो वोट डालना बंद हो गया। तो इस तरह से वो चुनाव जीतते थे। और कहीं ना कहीं एक फॉल्स नैरेटिव बना देना, कभी ममता बनर्जी जी ने पैर अपना तोड़वा लिया, कभी कुछ कर लेना, कभी बंगाली अस्मिता की बात को जबरदस्ती घुमाते रहना, इस ढंग से वो चुनाव जीते थे। इस बार सारे पांसे उनके फेल हो गए। संगठन में नियुक्तियां भी होने वाली हैं। नितिन नवीन जी यहाँ प्रभारी अभी भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो जल्दी ऐसी चर्चा है कि संगठन में नियुक्तियां होंगी। कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ में लंबा वक्त गुजारा है, बहुत से लोगों के काम करने की शैली को जानते हैं। क्या लगता है छत्तीसगढ़ से भी अच्छी खासी जगह मिलेगी, क्योंकि आपकी बातचीत होती रहती है, किस तरीके की उम्मीद करें? देखिए, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार है। वो यहाँ लंबे टाइम तक रहे हैं, सब लोगों की कार्य कुशलता को जानते हैं, पूरे भारत के कार्य कुशलता को जानते हैं। वो उनका निर्णय है किसको वो क्या दायित्व देंगे और किसको क्या काम बांटेंगे। वो अभी अब जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं, आप एक बड़ी बैठक के साथ बीजेपी की जो हुई है उससे सीधा यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये सवाल सीधा दिमाग में आ रहा है कि जो आम चर्चा थी, कहा भी गया कि 2028 को लेकर एक बेस तैयार किया जा रहा है, अब तैयारी शुरू हो रही है। क्या तैयारियां शुरू हो रही, किस तरीके से? भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत सत्ता पाना नहीं है, भारत को परम वैभव तक ले जाना है। और हर ये जो बैठक होती है, इस बैठक में मूल ध्येय और मूल उद्देश्य यही होता है। निश्चित तौर पर उसके लिए चुनाव तो आते रहते हैं, और पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, तो चुनाव लड़ना है। तो चुनाव लड़ने की तो कोई ऐसी अभी तैयारी, अभी ऐसी योजनाएं नहीं है। पर हम अगर यहाँ पर सत्ता में हैं तो क्या बेहतर कर सकते हैं, हमारा जो सत्ता का बेहतर परफॉर्मेंस होगा, उस परफॉर्मेंस के आधार पर ही चुनाव पर जाएंगे। उसके लिए जो बैठकें हैं, उसके लिए जो तैयारी है, जो मार्गदर्शन है। दूसरा चीज, हमारा अभी प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, तो कार्यकर्ता का जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम पूरे भारत में चल रहा है कार्यक्रम, उसी कार्यक्रम के संदर्भ में ये बैठकें थी। बात करें विधानसभा चुनाव की भी, बहुत सारे आप आंकड़े लेकर, मैंने देखा कि बहुत सारे आंकड़े आपके हाथों में होते थे और बहुत जटिलताओं को आप सुलझाया करते थे हाथ में कागज के साथ। 2.5 साल हो चुके हैं आपकी सरकार को, समीक्षा निश्चित रूप से हुई होगी, बंद कमरों की समीक्षा है। आपकी अपनी क्या समीक्षा है, जब आधा कार्यकाल हम मानते हैं कि निकल चुका है? हमारी सरकार ने मोदी जी की गारंटी के पूरे काम लगभग पूरे किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है। गुड गवर्नेंस से लेकर सारी चीजों में बढ़िया काम चल रहा है। और अब धीरे से निश्चित तौर पर हर 5 साल में तो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र की एक खूबसूरती है कि सबको फिर से अपना इम्तिहान देने जाना पड़ता है और जनता की अदालत में फैसला होता है। हर व्यक्ति अपनी अपनी तैयारी के साथ जाता है। हम लोग भी अपनी पूरी तैयारी करके जाएंगे। ये बात जरूर है कि हमारे जितने कार्यकर्ता बंगाल में गए थे और हमारे प्रदेश से बहुत सारे कार्यकर्ता प्रवासी के रूप में अन्य राज्यों में जाकर काम करते हैं, उससे जो अनुभव लेके आते हैं, जो फील्ड का अनुभव होता है, वो फील्ड के अनुभव का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। निश्चित तौर से जब हमारे कार्यकर्ता यहाँ से जाके दूसरे प्रदेशों में बेहतर काम करके जिता के आ रहे हैं, तो अपने प्रदेश में क्यों नहीं अच्छा काम करेंगे? अपना प्रदेश तो अपना प्रदेश है, यहाँ की परिस्थितियों को, बाकी चीजों को बेहतर जानते हैं। तो
उसका भी लाभ पार्टी को मिलेगा। और थोड़ी सी हमारे जो नेतृत्व है हमारे प्रदेश में, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बाहर जाके लगातार, आप देखिए उड़ीसा से लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में काम कर रहे हैं, उसका निश्चित रूप पर लाभ मिलेगा। और मैं फिर से आपके बात इस मंच से दोहराना चाहूंगा कि आने वाले समय में सरकार हमारी बनेगी। 23 में ऐसा मानते हैं कि केंद्र की स्ट्रेटजी काम करी, केंद्र की रणनीति थी, उसने काम किया और छत्तीसगढ़ में भाजपा को अब तक का सबसे बड़ा बहुमत मिला। अब राज्य में आपकी सरकार है, क्या अब भी केंद्र की स्ट्रेटजी के हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा या राज्य की अपनी उपलब्धियां होंगी, क्योंकि परिस्थिति अब चेंज होंगी 2023 से? देखिए, अब चूंकि हमारी सरकार है तो हमारी उपलब्धि का भी आकलन होगा, और केंद्र की भी जो लगातार सरकार है हमारी, उस सरकार का तो फायदा मिलता ही मिलता है। केंद्र की सरकार अच्छा काम करती है। हमारे जो नेता हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, हर कठिन दौर से इस देश को निकालते हैं। उनकी लोकप्रियता को कोई पैमाना नहीं है। अभी आप देख लीजिए, उदाहरण के तौर पर अन्य सभी जगह पर जो परिस्थितियां, अन्य देशों में कोई परिस्थितियां हैं, आज भी हमारे देश को जिस ढंग से वो स्टीयर करके लेके जा रहे हैं। कोरोना काल में लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया, बोला, बट बाद में भारत का कोरोना फाइटिंग मॉडल दुनिया भर ने अडॉप्ट किया, दुनिया भर ने स्टडी की उसके ऊपर। तो इसी तरह प्रधानमंत्री जी का अपना एक विशाल व्यक्तित्व है और उनकी बहुत दूरदर्शी सोच होती है। उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। मैं कई जगह पर बोलता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व क्षमता के कारण बहुत लोग के राजनीतिक भविष्य का निखार हो गया। बहुत सारे राजनीतिक भविष्य का निखार हुआ, स्ट्रेटजी भी आप बहुत अच्छी बना रहे हैं, लेकिन आप 2023 के चुनाव जब सबसे बड़ा मैंडेट आया, अपनी विधानसभा से आप चूक गए। क्या वजह मानते हैं उसके पीछे कि आप इतने अच्छे रणनीतिकार माने जाते हैं? कई उसके कारण हो सकते हैं। पहला एक कारण हो सकता है कि मैं ज्यादा समय प्रदेश में दे दिया, अपने क्षेत्र में कम गया। मैं यहाँ पर रायपुर संभाग का प्रभारी था, वो भी एक कारण हो सकता है। हो सकता है जनता की मेरे प्रति नाराजगी हो, वो भी एक कारण हो सकता है। एंटी इनकम्बेंसी, बिल्कुल वो कारण हो सकता है। छत्तीसगढ़ में आप आमतौर से देखिए कि एंटी इनकम्बेंसी विधायकों के खिलाफ बनती है, वो भी एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण, ये तो मैं निजी कारण आपके गिना दिए। दूसरा कारण, उस पूरे क्षेत्र में जो पूरा हमारा लोकसभा क्षेत्र है या महानदी के उत्तर और दक्षिण का भाग मैं अगर मानूं, तो उस उत्तर और दक्षिण के भाग में जो है उसमें बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव था और उसके कारण वोटों का डिवीजन होता था, भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता था, ये आंकड़े बोलते हैं। इस बार ऐसा हुआ नहीं, तो ऐसे 15-17 सीटें थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार हारी। उस कारण से भी हो तो उसमें हम भी एक थे। तीसरी चीज जो है कि उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं ऐसा था कि बहुत सारे फैक्टर्स जो काम कर रहे थे, उसमें से एक फैक्टर था कि उनको लग रहा था कि सरकार कांग्रेस की बन रही है। दूसरा, कर्ज माफी एक फैक्टर था। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। मेरे साथ निजी रूप से मल्टीपल फैक्टर, एक और फैक्टर था, वो ये था कि जो वर्तमान विधायक है वो मेरा निजी रिश्तेदार है, मेरे बड़े पिताजी का नाती है। तो एक ही परिवार में दो लोग लड़ते हैं तो पारिवारिक वोट का भी डिवीजन होता है, नए व्यक्ति के प्रति ज्यादा आकर्षण भी होता है। ठीक बात है। तो अगली बार की तैयारी फिर दुरुस्त है, ऐसा माने? मेरे को जो पार्टी काम देगी मैं करूंगा, और चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना ये तो निर्णय पार्टी करती है। विपक्ष कांग्रेस जो है बहुत एग्रेसिव है, बहुत सारे आरोप, और चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र पर लगातार आक्रामक है। विपक्ष भी अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है, और क्योंकि बड़ा बहुमत उसको मिला था पिछली बार, तो एंटी इनकम्बेंसी थी, इस बार आप लोगों को बड़ा बहुमत मिला अब तक। तो विपक्ष की रणनीतियों को किस तरीके से देखते हैं, विपक्ष के आक्रामक तेवर को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पिछली बार एक भ्रष्टाचार भी बड़ा मुद्दा था, इस बार किन मुद्दों के साथ जाएंगे, कैसे कांग्रेस से सामना करेंगे? हमारे पास हमारा सुशासन है, मोदी जी की गारंटी हमने पूरी की है, वो हमारे पास है जो हम लेके जाएंगे उनके बीच में। और आज उनके भी विधायकों के खिलाफ, उनके भी विधायक जीते हैं, उनके भी विधायकों के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी ग्राउंड में, क्योंकि नए लोगों को उन्होंने टिकट दिया, वो जीत गया। उनके जो पिछली बार के स्थापित लोग थे सब हार गए, मैक्सिमम मंत्री चुनाव हार गए, बड़े नेता हार गए, उप मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, टीएस सिंहदेव। तो वैसे लोगों के खिलाफ जो नए लोग जीत के आए हैं उनके खिलाफ भी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, उसका भी हमको लाभ मिलेगा।
आप छत्तीसगढ़ का अगर इतिहास देखिए तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में बहुत ज्यादा वोट परसेंटेज का फर्क नहीं होता। केरल और छत्तीसगढ़ दो ऐसे राज्य हैं जहां पर क्लोज कॉल इलेक्शंस होते हैं। इसी बार ऐसा हुआ है कि केरल में थोड़ा सा ज्यादा मैंडेट मिला है, अदरवाइज परसेंटेज को लेकर और सीटों को लेकर क्लोज कॉल है। छत्तीसगढ़ का भी यही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जो सबसे अच्छा हमने परफॉर्मेंस किया तो 54 सीटों पर ही आए। कांग्रेस ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया तो वो 67 सीट्स पर चले गए, तो बाद में बाई इलेक्शन में और सीटें बढ़ गई उनकी। तो ये क्लोज कॉल का इलेक्शन होता है यहाँ पर। उस क्लोज कॉल के इलेक्शन में बेटर जिसकी मॉनिटरिंग होती है, जो बेटर काम कर लेता है, भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मिडेबल इलेक्शन मशीनरी है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन कई गुना उनसे बेहतर संगठन है। वो आक्रामक जरूर हो सकते हैं, मैं इस चीज को नहीं बोलता। विपक्ष का काम यह होना भी चाहिए, उनको निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी सभाए, वो बोले कोई बात नहीं, हमारी जो गलतियां होंगी हम सुधारेंगे। मिनरल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष भी आप हैं। अपने डिपार्टमेंट की अगर बात करूं, किस तरीके का काम हो रहा है छत्तीसगढ़ को लेकर, आपका क्या विजन है? मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का मूल काम है जो खदानें हमको मिली हैं उन खदानों का संचालन करना। मैं जब आया तो लगभग सभी खदानें बंद थी। हमने एक कांकेर की बहुत विवादित खदान थी आरी डोंगरी की, उसको चालू किया। वो खदान सुचारू ढंग से चल रही है, माल भी बिक रहा है। बॉक्साइट की नई खदानें हमने लाई। बॉक्साइट की जो खदानें नहीं चालू थी उनको चालू किया। नई 5 खदानों का भी संचालन चालू हो गया। तो उस खदान में मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अब प्रॉफिट में चल रहा है, पहले नुकसान में चल रहा था। इसके साथ साथ जो मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अन्य कार्य हैं, अन्य कार्य जैसे अभी हमने ड्रोन कैमरा किया, ये माइनिंग कॉर्पोरेशन के लिए कर रहे हैं क्योंकि हम माइनिंग विभाग के पीएसयू हैं, तो उनके लिए तो ड्रोन आ रहा है, आई चेक गेट आ रहा है, इस तरह की चीज है, सैंपलिंग का काम आ रहा है, इस तरह की चीज कर रहे हैं। डोलोमाइट की एक खदान बंद थी, उसके भी टेंडरिंग प्रोसेस चालू हो रहा है। कोरंडम की एक बस्तर में खदान है, जो कोरंडम एक रूबी के प्रकार का एक प्रेशियस मेटल होता है, उसकी भी खदान चालू हो गई। भारत में अकेला ऐसा स्थान है बस्तर जहां टिन होता है, और ऐसी एक व्यवस्था है जिस व्यवस्था के तहत 1962 में से तत्कालिक मध्य प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और अब छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आदिवासियों से टिन का जो ओर होता है, कैसराइट को प्रोसेस करके टिन बनता है, वो टिन के ओर की खरीदी करता है। पिछली सरकार के टाइम 650 में खरीदी होती थी। हमारी सरकार ने आकर ये निर्णय लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी उसके पहले जब चेयरमैन होते थे उनका निर्णय था जिसका हमने क्रियान्वयन किया। वो निर्णय का क्रियान्वयन करने के बाद हमने लंदन मेटल एक्सचेंज के साथ जोड़ दिया। टिन का रेट अगर लंदन मेटल एक्सचेंज में बढ़ेगा तो हम आदिवासी से जो खरीदी करेंगे वो हम निर्धारित नहीं करेंगे, वो स्वतः निर्धारण पर डाल दिया उसको। अब उसकी परिस्थिति यह है कि आज जिन आदिवासियों को 650 रुपए मिलता था उसी टिन का, आज की डेट पर लगभग 2000 रुपए मिल रहा है। एक बड़ा सवाल आता है कि इस माइंस वगैरह की जब चर्चा होती है तो विपक्ष भी आक्रामक होता है, चाहे विपक्ष में कोई भी हो, तो पब्लिक के बीच में थोड़ी नेगेटिव इमेज सी जाती है। क्या आपको लगता है वाकई स्थानीय लोगों का इससे फायदा हो पाता है, किस तरीके से होता है, उनका डेवलपमेंट हो पाता है? देखिए, मैं आपको 2 चीजें बताता हूं। छत्तीसगढ़ समृद्ध धरती है। इस समृद्ध धरती के खनिज उत्पादन का दोहन करना कहीं पर भी गलत नहीं है। जो नियम कानून कायदे बने हुए हैं वो पूरे देश में लागू होते हैं। उसमें न्यायालय का भी इंटरफेरेंस रहता है, केंद्र सरकार भी बनाती है। उसको लागू करते हुए अगर खनिज संसाधन का हम दोहन करें तो उसमें बुराई क्या है? जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं, जो ताकतें हमको दोहन करने नहीं देना चाहती, वो ताकतें हर समय इस चीज का विरोध करती रहती हैं। जैसे मैंने टिन का आपको उदाहरण दिया, टिन का रेट हमने बढ़ा दिया तो टिन अगर हमको मिलने लगा, वो क्रिटिकल मिनरल है, देश के लिए जरूरत है वो क्रिटिकल मिनरल की। इसी तरह से अगर हम हमारे उत्पादनों का दोहन नहीं करेंगे, आज हमारे कोयले का अगर हम दोहन कर रहे हैं तो हम बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम आत्मनिर्भरता की ओर है। ये हॉर्मोज का जो काम हो रहा है या ईरान और अमेरिका की जो लड़ाई हो रही है, ये खाड़ी का डिस्टर्बेंस हमको डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है, बिजली की आपूर्ति हो रही है। तो इसलिए खनिज की जरूरत है, और समय समय पर खनिज की अपनी अपनी योग्यता होती है। आज आप देखिए, जो देवभोग का डायमंड है, वो देवभोग का डायमंड की जो प्रोस्पेक्टिंग हुई, उसके बाद केसों में फंस के हम लोग डायमंड को नहीं निकाल पाए। आज लैब ग्रोन डायमंड के साथ डायमंड का कंपटीशन चालू हो गया। तो हो सकता है आने वाले 30-40 साल के बाद जो वहां से करोड़ों करोड़ों रुपए का राजस्व, कई हजार करोड़ का राजस्व राज्य सरकार को मिलता, वो ना मिले और वो पत्थर की श्रेणी पर चला जाए। तो इस तरह से
मिनरल का जो उपयोग है वो समय का भी कहीं न कहीं काल चक्र का भी उसमें एक अभूतपूर्व योगदान होता है। जहां तक नेगेटिविटी की बात करें, नेगेटिविटी का कारण यह है कि थोड़ा सा जागरूकता की कमी है। कोई एक खदान जब आती है तो उसके एक लंबे प्रोसेस चलते हैं। खदान में लंबे प्रोसेस, पहले प्रोस्पेक्टिंग होती है, पहले जियोलॉजिकल सर्वे बोलता है कि यहाँ पर एक खदान है, यहाँ पर लोहा है, फिर लोहा में उस पर एक्सप्लोरेशन होता है, प्रोस्पेक्टिंग होती है, ये तय होता है हाँ लोहा है तो ठीक है, तो क्या किस ग्रेड का लोहा है, ये वर्किंग ग्रेड का लोहा है कि नहीं है, वर्किंग ग्रेड का लोहा है तो कितना इसका ओवरबर्डन है, कितने ग्रेड का लोहा है, कितना इसका रिजर्व है, ये सारी चीज का एक्सप्लोरेशन होता है। इस एक्सप्लोरेशन के बाद फिर उसमें सेकंड प्रक्रिया होती है कि इसमें इन्वायरमेंटल प्रोसेस क्या है, इसमें जन सुनवाई होती है, फॉरेस्ट का क्लियरेंस होता है, इन्वायरमेंट का क्लियरेंस होता है। ऐसे 13 प्रोसेस के थ्रू जाके एक खदान होती है। सबसे डिफिकल्ट खदान, इंडस्ट्री लगाने से भी कठिन है खदान का संचालन करना। इस पूरे प्रोसेस के बाद जाकर खदान का एक एक स्टेज पर आपको परमिट लेना पड़ता है। आईबीएम बैठा हुआ है, आईबीएम से आपको अनुमति लेनी पड़ती है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उससे अनुमति लेनी पड़ती है। ये सारे प्रक्रियाओं को जाते हुए फिर आप खदान को चालू करते हैं। और खदान में मैं आपको बोला सबसे ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ती है कि पेड़ कटते हैं। ये एक विसंगति है कि जहां पर कई ऐसी जगहों पर है, हर जगह पर नहीं है। 50% जगहों पर पेड़ों की कटाई होती है, 50% जगहों पर पेड़ों की कटाई नहीं होती। जैसे लाइमस्टोन और बॉक्साइट में बिल्कुल भी नहीं होती पेड़ों की कटाई, क्योंकि जहां पर जिस बैरन लैंड पर लाइमस्टोन बॉक्साइट होता है वहां पर नहीं है। कोयले में और आयरन ओर में थोड़ा बहुत, आयरन ओर में कम होता है, कोयले में थोड़ा ज्यादा होता है। पर आज आप एक चीज बताइए, उसकी पूरी प्रक्रिया होती है। आज अगर हम पेड़ काट रहे हैं, मान लीजिए हम 1 एकड़ फॉरेस्ट की जमीन को माइनिंग के लिए सरकारी कोई उपक्रम ले रहा है या कोई निजी उपक्रम ले रहा है, तो उसके बदले 1 एकड़ जमीन फॉरेस्ट को हमको कहीं और स्थानांतरित करके देनी पड़ेगी। जितना पेड़ कटा उस पेड़ की वैल्यू देनी पड़ेगी, जो कैंपा निधि बनती है। जितना पेड़ वहां नई जगह पर लगेगा उसका पैसा भी जो माइनिंग करने वाला है वो देगा। तो ये तो हो गया। तो नए जगह जंगल बढ़ गया तो जंगल का रकबा कम नहीं हुआ, जंगल के रकबा का तो कंपनसेशन हो जाता है। अब 30 साल बाद एक खदान समाप्त हो गई। छत्तीसगढ़ में प्रक्रिया चालू हो गई है, बहुत सारी खदानें 3 साल बाद समाप्त हो, खदान समाप्त हो गई, खदान का रिक्लेमेशन करके फिर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जमीन मिल गई। तो फॉरेस्ट की तो जमीन बढ़ ही रही है, जमीन के बदले जमीन मिली फॉरेस्ट की, और जो जमीन पुराने टाइम में उन्होंने दी थी वो जमीन वापस उनके पास आने लगी है। तो नेट फॉरेस्ट का एरिया बढ़ रहा है। तो ये विसंगति है जो लोग समझ नहीं रहे। नेट फॉरेस्ट का एरिया यहां बढ़ने लगा। बहुत सारी कोयले की खदानें, मानिकपुर एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, कोरबा में खदान भर गई, उसके ऊपर प्लांटेशन हो रहा है, प्लांटेशन होकर वापस फॉरेस्ट के पास चली जाएगी वो जमीन, फॉरेस्ट उसका पुराना मालिक हो जाएगा, और फिर जो पेड़ होगा फिर अपने तरह से होगा। दूसरी चीज ये लोग बात करते हैं कि भाई बायोडाइवर्सिटी बहुत रिलेटिव टॉपिक है। हर जगह की बायोडाइवर्सिटी अलग है, हर 100 किलोमीटर में बायोडाइवर्सिटी चेंज होती है। आप एग्जांपल देखिए जो कार निकोबार की, तो वहां पर राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पर। कभी कभी आपको राष्ट्र हित में भी बहुत सारे निर्णय करने पड़ते हैं। कार निकोबार स्टेट ऑफ मलाका को ओपन करता है, और अगर हम कार निकोबार में जाकर नहीं बैठेंगे, कार निकोबार में जाकर हमारा बेस नहीं बनाएंगे, हमारा नेवल बेस नहीं बनेगा। और बहुत सारे जो वहां पर एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो गए हैं, वो बोल रहे हैं कि 8000 स्क्वायर किलोमीटर के टेरिटरी में 160 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी से रह रही है इंडियन नेवी, बाकी तो बराबर है ना। और उस 160 से आने वाले इस राष्ट्र के लिए कितना फायदा होगा कि जो पूरी स्टेट ऑफ मलाका का मूवमेंट है, उस मूवमेंट में हमारा एक नेवल कंट्रोल होगा। तो इसी तरह से राष्ट्र हित में भी कई निर्णय लिए जाते हैं, और उसकी सारी व्यवस्था संविधान के तहत, कानून के तहत, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के तहत। कैंपा का जो मद है, जो माइनिंग होती है, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के अंडर होती है। ठीक है सौरभ जी, बहुत सारी चर्चाएं आपसे की मैंने। आपकी अगर मैं बात करूं, बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति के तौर पर आपकी पहचान है। सौरभ जी राजनीति में कैसे आए, किस तरीके से आपकी, क्योंकि लिंक्स भी बड़े अच्छे हैं, मैं देखा हूं यहाँ से दिल्ली तक बड़े आपके दोस्त हैं, आपका अच्छा लंबा चौड़ा ग्रुप है। किस तरीके की पर्सनालिटी है सौरभ सिंह जी? देखिए, मैंने अपनी प्राथमिक पढ़ाई राजकुमार कॉलेज रायपुर में की, यहीं से। उसके बाद रामजस कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामगस कॉलेज में बीए ऑनर्स किया राजनीति शास्त्र में। उसके बाद यूपीएससी की परीक्षा दी, 2 बार इंटरव्यू दिया,
चौथा अटेम्प्ट अपना दिया नहीं और 2 बार उसके बाद घर आ गया। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक थी, तो धीरे धीरे राजनीति में जुड़ के फिर 2008 में विधायक बन गया। तो इस ढंग से, पर एक अच्छा यह है कि कोई भी व्यक्ति जब सिविल सर्विसेज देता है तो सिविल सर्विसेज देने के बाद आपका जो पढ़ने लिखने की आदत बन जाती है और आपका ज्ञान चक्षु लंबा खुल जाता है, उसका फायदा होता है। जब मैं पढ़ के वापस आया तो मेरे फादर भी राजनीति में थे, तो उन्होंने मेरे को एक ही चीज बोली कि सिविल सर्विसेज के दौरान जो आपने अपनी आदतें बनाई थी, उदाहरण के तौर पर 3-4 पेपर पढ़ना, तो वो आदतें ना छोड़ना। उदाहरण के तौर पर कोई अगर अच्छी चीज समझ में आई तो उसका नोट्स बनाना। बोले ये आदतें ना छोड़ना, ये जीवन में काम आएगी। जब मैं पहली बार विधायक बना तो ये सारी चीजें काम आई। राजनीति में ये चीज लगातार काम आती रहती है। खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? मैं 8:30-10 बजे के आसपास अपना मोबाइल साइलेंस में कर देता हूँ। अच्छा। और इसलिए साइलेंस में कर देता हूँ, उसके बाद कोई अगर जिम्मेदार, अगर बहुत जरूरी फोन आते हैं तो मैसेज आ जाता है। उसके बाद नेटफ्लिक्स नहीं देखता, कभी मेरे में डाउनलोड नहीं है नेटफ्लिक्स। बहुत कम रील्स या बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया में देखता हूँ। किताबें पढ़ता हूँ खाली टाइम पे, जितनी ज्यादा किताबें। अभी फिलहाल बंगाल के ऊपर बहुत सारी किताबें पढ़ लिया हूँ और पढ़ रहा हूँ। तो किताबें पढ़ता हूँ, सुबह अखबार पढ़ता हूँ खाली टाइम में। किताब ही मेरे मित्र हैं, मैक्सिमम किताबें पढ़ता हूँ मैं। बंगाल से लौट के आप शाबाशी मिली होगी आपको? हाँ, काम किए तो शाबाशी तो मिलती है। अगर आप पार्टी में अच्छा काम करते हैं तो आपको शाबाशी भी मिलती है, अच्छा भी लगता है, आपको आत्मसंतुष्टि भी होती है। चलिए सौरभ जी, बहुत अच्छी आपसे बातचीत रही। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ सौरभ सिंह जी थे और बातचीत में आपको समझ में आ गया हुआ है कि मल्टीपल चीजों पर उनसे चर्चा हुई, बंगाल से लेकर छत्तीसगढ़ तक, मिनरल से लेकर किस तरीके से सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान जो आदतें थी, लाइफ स्टाइल उनकी क्या है और किन आदतों के जरिए वो यहाँ तक पहुंचे, उन तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। खुल के तमाम बातों पर अपनी बातें रखते हैं, सुलझे व्यक्तित्व हैं और कहा जाए लॉजिकल बात रखते हैं। सौरभ सिंह जी की सबसे खास बात यहाँ पर यही है। तो अगली बार मुलाकात फिर किसी और शख्सियत से करेंगे, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।